तो हेलो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको भी 2027 में केमिस्ट्री का पेपर देना है ना, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का एक मॉडल पेपर। मतलब आपके पूरे 70 नंबर का जो केमिस्ट्री का पेपर है बच्चों, वो कैसा पूछा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि सर केमिस्ट्री का पेपर क्या टफ आता है या थोड़ा बहुत इजी होता है। वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मतलब ये पूरा मॉडल पेपर तैयार कर लो ना, आपका जो सपना है इस बार 70 में 65 प्लस लाने का, वो आपका पूरा हो जाएगा। तो यहां पे देख लो, पेपर को ध्यान से समझना, मैं सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। अगर केमिस्ट्री से डर लगता है भाई, ये वीडियो देख लो, सारा डर खत्म हो जाएगा। देखो यहां पे पेपर आपको मिलेगा, तो यहां पे अपना रोल नंबर डाल देना, जो भी आपका रोल नंबर होगा यहां पे नाम डाल देना। 2027 रसायन विज्ञान का ये पेपर है भैया। इधर पेपर कोड लिखा रहेगा। देखो भैया, आपका पेपर कोड कुछ और भी हो सकता है। पेपर कोड क्यों दिया जाता है? जब आप कॉपी भरोगे ना, अपना रोल नंबर, एग्जाम सेंटर का नाम, ये सब जब भरोगे तो ये पेपर कोड भी उसमें लिखना होता है। ठीक है। केमिस्ट्री का पेपर 70 नंबर का होगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे पूरी कॉपी लिखने के लिए। 15 मिनट पेपर को पढ़ना ध्यान से। अब देखो भैया, नोट आपको दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब जब आपको पेपर मिले ना, 15 मिनट पेपर ध्यान से पढ़ो भैया, इनका कहना यह है। निर्देश दिया गया कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। मतलब सभी क्वेश्चन आपको करना है, और जो क्वेश्चन जितने नंबर का है ना, उसके सामने भैया दिया गया है कि ये क्वेश्चन इतने नंबर का है। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए। भैया केमिस्ट्री है, इसमें न्यूमेरिकल भी दिए जाएंगे, तो सारे स्टेप आपको लिखना है कैलकुलेशन का। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, और जहां आवश्यक हो भाई रासायनिक समीकरण भी दीजिए। मतलब एक केमिस्ट्री है तो रिएक्शन भी आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये तो आपको कुछ निर्देश थे। अब हम पेपर को स्टार्ट करते हैं भैया। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन बैंक सबको एनालाइज करके मैं आपके लिए ये मॉडल पेपर लाता हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको ऐसे ही क्लासेस मिलती रहें। देखो भैया, सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो बच्चों, केमिस्ट्री में बेसिकली टोटल शायद 6 क्वेश्चन होते हैं। कितने? 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे, और नंबर भी टोटल 6 ही रहेगा। मतलब 6 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के, 6 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। जैसे देखो, का वाला क्वेश्चन देखो, किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करते हैं। बताओ, किसी विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? फर्स्ट है विलेय के कणों की संख्या पर, सेकंड है विलेय के कणों की प्रकृति पर, थर्ड है विलायक के कणों की प्रकृति पर, फोर्थ है विलेय तथा विलायक दोनों के कणों की प्रकृति पर। भैया, किसी विलयन का जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब विलेय के कितने कण हैं उस पर यह डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? खा वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये नया ट्रेंडिंग क्वेश्चन निकला है, और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अब पूछे जा रहे हैं। देखो खा, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथनों को अभिकथन ए तथा कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। निम्नलिखित 2 विकल्पों में 1, 2, 3 तथा 4 में से चुनकर सही उत्तर दीजिए। जैसे देखो, आपको एक अभिकथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो, अभिकथन ए क्या है? कॉपर सल्फेट को जिंक के पात्र में रखा जा सकता है। क्या यह सही है?
कारण आर है, जिंक कॉपर से ज्यादा सक्रिय है। भाई ये आपको बताना है कि अभिकथन सही है कि कारण सही है, कि दोनों सही है कि दोनों गलत है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका है भैया, अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। क्या अभिकथन ए और आर दोनों सही है? नहीं भाई, ये गलत है। ठीक है, चलो दूसरा, अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत है। अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है, ये भी गलत है। अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। देखो भैया, ये अभिकथन ए जो है ये गलत है, मतलब कॉपर सल्फेट को जिंक के पात्र में रखा जा सकता है, नहीं मेरे भाई, तो ये गलत है। कारण आर, जिंक कॉपर से ज्यादा सक्रिय है, ये सही है। यानी कि आप का जो फोर्थ ऑप्शन होगा बच्चा पार्टी, अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। भाई इसका पीडीएफ चाहिए आपको, लाइव क्लासेस चाहिए, रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर लेना भाई। हमारा नंबर मैं आपको दे रहा हूं चुपके से, 9918332305। अगर आपको हमारा बैच से ज्वाइन होना है या पेड क्लास लेना है या फिर ये सब नोट्स पेपर ये सब चाहिए तो इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर लेना भाई। और बाकी टेंशन मत लेना, पूरे साल जमकर तैयारी होगी। चलो गा वाला क्वेश्चन आ जाओ बेटा। Mn की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। Mn मैग्नीज की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या हैं? +2 4 +2 +5 +2 +6 +2 +7। भाई राइट आंसर होगा +2 +7। Mn की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है +2 +7 है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को अभी कम समझ में आ रहा होगा भैया, क्योंकि आप लोग अभी नए नए हो। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं क्लासेस दूंगा सब कुछ समझ में आने लगेगा। चलो घा वाला क्वेश्चन देखो बेटा, घा वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। रोजेनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। रोजेनमुंड अपचयन द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं भाई? जब रोजेनमुंड रिएक्शन होता है तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्डिहाइड, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन या एल्किल क्लोराइड? भाई एल्डिहाइड बनता है, जो CHO होता है ना फंक्शनल ग्रुप वाला एल्डिहाइड, वही बनता है। रोजेनमुंड अपचयन के द्वारा जो मेन प्रोडक्ट होता है वो एल्डिहाइड बनता है। मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंख बंद करके टिक कर दो मेरे भाई। अंगा नंबर, प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है, बताओ प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया कौन सी है? गाटरमान अभिक्रिया, कार्बिलेमीन अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया या डाइएजो करण? अरे भाई नाम में ही रखा है प्राथमिक एमीन, एमीन की बात की गई है तो कार्बिलेमीन अभिक्रिया होगी। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। टेंशन मत लो मेरे स्टूडेंट, आगे आगे मैं आपको सारे नेम्ड रिएक्शन बता दूंगा, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहो। नेम्ड रिएक्शन सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा, नो टेंशन। ठीक है, चलो चा वाला देख लो। क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है, वो कौन सा क्षारक है जो आरएनए में नहीं होता? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल? अरे भैया आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन नहीं पाया जाता। थायमिन तो डीएनए में होता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। थायमिन वो क्षारक है जो आरएनए में नहीं पाया जाता, तो आपका चा का थर्ड ऑप्शन सही होगा बेटा। तो 6 नंबर के, मतलब एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन थे, 6 नंबर आपको मिल चुके हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के, तो नो टेंशन। चलो भाई अब चलते हैं हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों पे, और इसको भी मामूली नहीं समझना भैया, ये भी 8 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, और आपको 16 नंबर देकर जाएंगे, और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा, टेंशन मत लो। थोड़ा नीचे चलेंगे, ये देखो इन सबका सॉल्यूशन भी मैं आपको सोच रहा हूं दे दूं। ठीक है, देखो ये ध्यान से समझो, ये सब सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। फिर चलिए देखते हैं भाई, तो 16 नंबर के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो चलो एक एक को समझते हैं। सबसे पहला है दूसरे कक्का, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है? भाई सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, पता है नहीं पता है? चलो भाई देख लेते हैं, ये भी है, ये देखो डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, ये देखो का
किसी सेल का विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? देखो, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में वो अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव में वो अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। रट लो, लिख लो, कुछ भी करो, लेकिन 2 नंबर क्लियर करो मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भाई। खा वाला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है और मैंने सोच लिया है कि वो भी सॉल्व कराएंगे। देखो, ये प्रथम कोटि की एक अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान 5.5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया के अर्ध आयु की गणना कीजिए बेटा। 2 नंबर का ये पूछा जाता है। तो चलो इसका भी भैया हम इसको निकालेंगे। रासायनिक बलगतिकी का क्वेश्चन है तो हम छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई। तो देखो क्या दिया गया है, हमें प्रथम कोटि की एक अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k की वैल्यू दी गई है। k की वैल्यू कितनी है आप खुद ही देख लो भाई, नजरों के सामने जिगर के पास 5.5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स है। ठीक है बेटा, हमें निकालना क्या है? देखो ध्यान से, अर्ध आयु काल यानी कि टी हाफ निकालना है। टी हाफ निकालना, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं, इस तरह लिख दो टी हाफ, ये हमें निकालना अर्ध आयु काल। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चों, k इक्वल टू होता है 0.6932 अपान टी हाफ। ठीक है, ये होता है बेटा फॉर्मूला। क्या होता है ये होता है बच्चा पार्टी फॉर्मूला। लेकिन हमें क्या निकालना है उस पर ध्यान दो बच्चों, हमें टी हाफ निकालना है। क्या? टी हाफ हमें निकालना है। तो इसके लिए काम करेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से समझो। 0.6932 अपान, देखो टी हाफ को उधर लेकर चले गए तो के इसके नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 0.6932 अपान के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू है 5.5 × 10⁻14। ठीक है, एक काम करो, इसको आसान बनाना है ना तो ऊपर 10 से गुणा कर दो बच्चा पार्टी, नीचे भी 10 से गुणा कर दो, थोड़ा इजी हो जाएगा। मैंने गुणा क्यों किया है ध्यान दो, ताकि ये वाला दशमलव जो है ना 6 और 9 के बीच में आ जाए। अगर 10 से गुणा कर देंगे तो देखो ध्यान से, टी हाफ यहां पे लिख देते हैं, यहां पर भी हम लिख देंगे टी हाफ। ठीक है, तो ये हो गया भाई। अब देखो भाई, 0.6932 का 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक इधर आ जाएगा दशमलव, मतलब ये हो जाएगा 6.932। ठीक है, और अपान नीचे क्या हो जाएगा ध्यान दो, 5.5 × 10⁻, देखो -14 है, इसके ऊपर 1 है तो 14 में से 1 जाएगा तो -13 बचेगा। अब भैया 6.932 को 5.5 से काट दो तो 1.26 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो आ जाएगा बच्चा पार्टी ना, हमारा फाइनल आंसर जो होगा टी हाफ बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, देखो ये 1.26 गुणे 10 के पावर, ये -13 है, ऊपर जाएगा +13 और यहां पर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, सेकंड लिख दो और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या? यही जो है बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, टी हाफ बराबर 1.26 गुणे 10 के पावर 13 सेकेंड। देखो -13 जो है ऊपर जाएगा तो +13 हो जाएगा। और इतना तो आप लोग समझ सकते हो भाई, टी हाफ है, अर्धायुकाल है, तो उसका मात्रक सेकेंड कर दो। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को कि नहीं आ रहा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। मतलब हमने के की वैल्यू लिखी, टी हाफ हमें निकालना है, फॉर्मूला लगाया, टी हाफ बराबर ये आया, फिर 0.6932 अपान 5.5 × 10⁻14 हो गया, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया तो हमारा ये आ गया 1.26 × 10⁻13 सेकेंड आ गया। चलो भाई हटाते हैं,
समझ में आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये गा वाला देख लो, ध्यान से समझो इसको तभी समझ में आएगा। Zn2+ लवण सफेद होते हैं जबकि Cu2+ लवण नीले होते हैं, क्यों? भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, इन सबका मैं सॉल्यूशन आगे आगे दूंगा। अगर आप सभी को इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए ना, कमेंट में लिख देना बच्चा पार्टी फुल सॉल्यूशन। क्या लिख देना? फुल सॉल्यूशन, और हम आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दे देंगे। एक और क्वेश्चन है, उसका भी सॉल्यूशन समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो इसको समझो, यहीं पे देखो ध्यान से। निम्न कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नेम लिखिए। भाई थोड़ा सा समझो, दिमाग लगाओ, काम हो जाएगा। देखो ये हमारा दिया गया CH3CH CH3CHOH CH3OH, ठीक है। इसका नामकरण करो। देखो भैया इधर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, मतलब मेथ एथ प्रो ब्यूट, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। समझ में आ रहा है? तो हम एक काम करेंगे, देखो 1 2 3 वाले पे देखो मेथिल लगा है, तो यहां पे हम लिख देंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल। समझ में आ गया? मतलब 3 वाले पे मेथिल लगा है, देखो ये 3 वाले पे CH3 लगा है, ये मेथिल होता है, तो 3 मेथिल। अब 1 2 3 4 यानी कि ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। 3 मेथिल ब्यूटेन हो गया। अब देखो 1 पर और 2 पर ऑल लगा है, OH का मतलब ये एल्कोहल है। एल्कोहल का जो एल्कोहल में जो हम लोग लगाते हैं ना IUPAC नेम लिखते समय, वो ऑल लगाते हैं। तो 1 2 यहां पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 1 2, ठीक है। और डाई ऑल लिख देंगे, क्योंकि 2 है तो डाई ऑल, डाई ऑल। तो यही इसका हो जाएगा बेटा IUPAC नेम। क्या हो जाएगा ये? IUPAC नेम। मतलब 3 पे मेथिल लगाए तो 3 मेथिल मेथ प्रो ब्यूटेन 1 2 डाई ऑल हो जाएगा, बस हो गया। ये इसका IUPAC नेम होगा। आगे आगे मैं बहुत डीपली समझाने वाला हूं, टेंशन मत लेना। दूसरा देख लो भैया, ये भी बहुत आसान है मेरे हिसाब से, तो इसको समझो। देखो इधर OH लगा है तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, तो यहां पे हो जाएगा। देखो दूसरे पे और तीसरे पे क्लोरो लगा है, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग, ध्यान से समझो, 2 3 डाई क्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरो लगा है तो 2 3 डाई क्लोरो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो दूसरे और तीसरे पे क्लोरो लगा तो 2 3 डाई क्लोरो हो गया हमारा, ठीक है। अब पहला दूसरा, दूसरे पे मेथिल भी लगा है तो 2 मेथिल भी हो जाएगा, 2 मेथिल। अब 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल, तो इसको हम ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं, या ब्यूटेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ब्यूटेनॉल भी लिख सकते थे, ठीक है। ब्यूटेनॉल ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, या ब्यूटेन 1 ऑल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों का IUPAC नेम हो गया। देखो इसका होगा 3 मेथिल ब्यूटेन 1 2 डाईऑल, इसका हो जाएगा 2 3 डाई क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, यानी कि दूसरे तीसरे पे क्लोरो लगा है तो 2 3 डाई क्लोरो और 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? अभी तो अति लघुत्तरीय प्रश्नों के हमने 4 क्वेश्चन देखे हैं, 2 गुणे 4 यानी कि 8 नंबर अभी कंप्लीट हुआ है मेरे भाई। अभी 4 क्वेश्चन और रहेंगे, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए आगे जो हमारे 4 अति लघुत्तरीय प्रश्न और हैं उनको थोड़ा सा समझते हैं भाई। ये तो हो गया हमारा। अब देखो यहां पे तीसरे का देखो ध्यान से, इसमें भी 4 अति लघुत्तरीय रहेंगे, 2-2 नंबर के, 8 नंबर बेटा आपको यहां पर भी मिलेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जैसे तीसरे का क्लीमेंस अपचयन को उदाहरण देते हुए समझाइए। क्लीमेंस अपचयन एक नेम्ड रिएक्शन है मेरे भाई, और मैंने आपसे कहा नेम्ड रिएक्शन आते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये बिलेन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। बेटा जल का मोलल अवनमन स्थिरांक Kf जो है वो 1.86
डिग्री सेल्सियस दिया है। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। अगर आप लोग कमेंट करोगे सर विलयन चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल ले आओ, मैं लेकर आ जाऊंगा भाई, आपके कमेंट का इंतजार रहता है। चलो गा, एथिलेमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। घा, प्रोटीन की मुख्य स्रोत एवं मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता को लिखिए 2 नंबर। मतलब 4 क्वेश्चन हो गए ना, 2-2 नंबर के 8 नंबर आपको मिल गए। और मैंने आपसे यह भी कहा कि टोटल अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 16 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो 16 नंबर आपका क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं भैया लघु उत्तरीय प्रश्नों पे। देखो 3-3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे पहले चौथे कक्षा। टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर वाले बेटा, 12 नंबर आपको देकर ये जाएंगे। जैसे देखो 4 कक्षा, यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज को ज्ञात कीजिए। यूरिया का अणुभार 60 है भाई, 3 नंबर कंप्लीट। खा देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट में संबंध लिखिए, 3 नंबर यहां पर भी मिलेगा। इन सब को मैं आगे आगे एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। मैं हमेशा कहता हूं मत लो टेंशन, जब तक है आपका भाई शुभम। ठीक है, चलो गा, एल्कोहल तथा केआई की अपक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, 3 नंबर यहां पर भी आपका कंप्लीट। घा, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए, 3 नंबर ये भी कंप्लीट। मतलब 3 गुणे 4, 12 नंबर आपका तैयार। ठीक है, हो गया। चलो भाई अब 5वें पे आ जाओ। 4-4 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ये भी बच्चों 4-4 नंबर वाले जो लघु उत्तरीय है ना, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे। 16 नंबर का ये बोर्ड एग्जाम में आता है। चलो देखते हैं 5वें का अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए। भाई ये रासायनिक बलगतकी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। खा, संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए, 4 नंबर। मतलब संक्रमण तत्व क्या होते हैं, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर का ये क्वेश्चन है, जो कि बहुत स्पेशल है। गा, ऐसी 2 अभिक्रियाएं दीजिए जिनसे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। फिनॉल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। घा देखो, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनों की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए। इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी देखिए, 4 नंबर। मतलब 4 गुणे 4, टोटल आपके 16 नंबर यहां पर कंप्लीट होते हैं मेरे भाई। लघु उत्तरीय प्रश्न 4-4 नंबर वाले हैं ये। चलो भाई लॉन्ग क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देख लो। तो हमने कितने नंबर का क्वेश्चन देखा, देखो 6 नंबर का बहुविकल्पीय, 16 का आधे लघु उत्तरीय, फिर 12 का लघु उत्तरीय, फिर 16 का लघु उत्तरीय। टोटल देखो 16, 32, 12, 48 और 6, 50 नंबर का पेपर हमारा हो चुका है। 20 नंबर का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएगा। मतलब 4 क्वेश्चन रहेंगे 5-5 नंबर के, 20 नंबर बेटा आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का मिलेगा। फिर 6 का निम्नलिखित को समझाइए। पहला, एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलयता घटती है, इसको समझा दो, 2 नंबर मिल गया। पावर एल्कोहल क्या है, उसका उपयोग क्या है, 2 नंबर। फिनॉल अम्लीय होते हैं क्यों, 1 नंबर। यानी कि 5 नंबर आपको मिलेंगे अगर इन तीनों छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप कर लेते हो। नहीं पता तो आपको ऑप्शन मिलेगा। देखो भैया केमिस्ट्री में ही नहीं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आपको फिजिक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में सब में 2 क्वेश्चन होते हैं, करना एक ही होता है। जैसे देखो डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए, इनकी अंधेरे में क्लोरीन के साथ अपक्रिया का समीकरण दीजिए, 5 नंबर। मतलब डाई एथिल ईथर C2H5O, ये होता है बच्चा पार्टी डाई एथिल ईथर। इसको कैसे बनाओगे, इसका आपको रिएक्शन बताना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो खा वाला देख लो बच्चा पार्टी। खा वाला क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, 5 नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा भाई। ये रिएक्शन है। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, इस टॉपिक के रिएक्शन आते ही आते हैं। जैसे देखो फर्स्ट, मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया केसीएन से होती है तो क्या बनेगा, सिर्फ आपको रिएक्शन देना है, और ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा, फॉर्मेल्डिहाइड फेहलिंग मिलेन के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनेगा, 1 नंबर। क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूड़ के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा, 1 नंबर। ठीक है, 5 रिएक्शन आपको देने होंगे।
चौथा, बेंजोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपकृत करा जाता है तो क्या बनेगा? 1 नंबर। फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में होता है तो क्या बनेगा? 1 नंबर। मतलब 5 क्वेश्चन बेटा 5 नंबर आपको देकर जाएंगे। नहीं पता तो अथवा लगा है। कैसे प्राप्त करोगे का भी रिएक्शन आता है, मतलब दोनों में से एक ही करना है भाई। इसमें भी रिएक्शन ही देना है, लेकिन इसमें आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद दोनों दिया रहेगा। उसमें क्या होता है, जब में केवल रिएक्टेंट दिया जाता था। देखो कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दो, 5 नंबर। जैसे फर्स्ट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक एसिड कैसे बनाओगे। दूसरा, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करोगे। तीसरा, एसिटिक अम्ल से एसिटोमाइड कैसे प्राप्त करोगे। चौथा, फिनॉल से टालुइन। और पांचवा, फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाओगे। तो ये 5 रिएक्शंस आपको दिए जाएंगे बेटा 5 नंबर के, और आपका 5 नंबर फिक्स है। चाहे आप क्या होता है जब वाला कर लो, चाहे आप कैसे प्राप्त करोगे वाला कर लो, करना एक ही है। ये ध्यान रखना, मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत कुछ होगा आगे। ठीक है, चल भाई अभी और भी है। 7वां क्वेश्चन देखो, शुद्ध एसीटोन बनाने के प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी दीजिए। 5 नंबर अथवा लगा है। एथिलेमिन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए, जैसे क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH नाइट्रस अम्ल। मतलब एथिलेमिन C2H5NH2 एथिलेमिन आप कैसे बनाओगे, इसका रिएक्शन दो और इन सबके साथ इसका रिएक्शन बताओ भाई, आपका 5 नंबर फिक्स है। ये सारे प्रयोगशाला विधियां एक एक करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। चलो अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट होगा, देखो ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, इसकी 3 रासायनिक अपक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिनसे इसके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का होना सिद्ध होता है। 5 नंबर अथवा लगा। नहीं पता तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं, प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारक लिखिए भैया। 5 नंबर के 4 क्वेश्चन ले बेटा, 20 नंबर आपका कंप्लीट है, बिल्कुल फ्री का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा पेपर खत्म होता है यहीं पे। मैंने आपको बताया 6 नंबर का बहुविकल्पीय, 16 नंबर का आते लघु उत्तरीय, फिर 12 नंबर का लघु उत्तरीय, फिर 16 नंबर का लघु उत्तरीय, फिर 20 नंबर का विस्तृत उत्तरीय, यानी कि 16 16 32 12 48 44 6 50 और 20 70 नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को जितना हो सके पढ़ो भाई, क्योंकि ये 28 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। फिर आप विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ो भाई, पूरे 20 नंबर के आते हैं, 5-5 नंबर वाले। फिर आप 2-2 नंबर वाले आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ो, बहुविकल्पीय तो क्लियर हो ही जाएंगे। तो ऐसा कुछ आपका पेपर पूरा आता है। आज का क्लास आपको कैसा लगा भाई? वीडियो पसंद आए, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही आप लोग मचाते रहो। और बोर्ड एग्जाम में इस बार हमारा टारगेट 95% का है। तो आज का क्लास कैसा लगा? अब चलते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर देना। बाकी चल रहे हैं, फिर आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।